जिस लड़की को किसी ने छुआ भी नहीं, कैसे वो हो गई 4 महीने की प्रेग्नेंट, जिसका वजन 120 किलो से भी ज्यादा था, कैसे उसने पाया हीरोइन जैसा स्लिम फिगर, जो कॉलेज ड्रॉप आउट के नाम से थी बदनाम, कैसे बन गई वो दुनिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन। देखिए ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी क्लिक कीजिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर और डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM। ये कहानी बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। मेरा नाम अनिका है, पर आप मुझे कुदरत का एक घिनौना मजाक भी कह सकते हैं। मेरे साथ आज तक ऐसे 2 हादसे हो चुके हैं जो मैं नहीं चाहती कि किसी दुश्मन के साथ भी हो। जिंदगी ने मेरे साथ पहला गंदा खेल तब खेला जब मैं 18 साल की हुई। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, पर वो एक कीमती चीज मेरे लिए छोड़ गई। मैं मेरी माँ की तरह ही खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे स्कूल और मोहल्ले में होते थे और ये देखकर मेरी सौतेली बहन कामिनी जलकर राख हो जाती। पर 18 साल के होते ही मुझे एक बीमारी हुई और मेरा वजन अचानक से बढ़ने लगा। देखते ही देखते मैं 120 किलो की हो गई। जो लोग मेरी खूबसूरती पर मरते थे अब मुझे मोटी और भद्दी कहकर चिढ़ाने लगे। ओ फूली हुई फुटबॉल, अब बस भी करो। तुझे देखकर तो कोई भैंस भी शर्मा जाए। कोई इसके नजदीक मत जाना, अगर ये गिर गई तो हमारा कुचुम्बर बन जाएगा। ऐसे तानों से मेरे कान फटने लग जाते, पर मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और कॉलेज जाने लगी। पर वहाँ भी मेरी सौतेली बहन मुझे चैन से जीने नहीं देती थी। वो कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी और लड़के उसके पीछे दौड़ते थे। उसने अपनी खूबसूरती से शहर के सबसे अमीर फैमिली डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल को अपने प्यार में फंसाया। जब भी मैं उनसे टकरा जाती वो लोग मुझे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कामिनी, तुम्हारी बहन कॉलेज का एक कंपटीशन जीत सकती है और उसमें उसके सामने हिस्सा लेने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। वो कंपटीशन है मिस हिप्पो। मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि मैं घर पर गई और एक चाकू लेकर अपनी कलाई पर रख दिया। तभी मेरे पापा ने आकर बताया कि मेरी किस्मत बदल चुकी है। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल का रिश्ता मेरे लिए आया है। कुणाल डोगरा, जो मेरी सौतेली बहन कामिनी का बॉयफ्रेंड था। मैंने शादी से साफ मना कर दिया, पर मेरे पापा ने बताया कि कुणाल के दादाजी उनके घर के सारे फैसले लेते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके घर की बहू बनूं। मैंने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और 2 दिन बाद मेरी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ शादी के मंडप में बैठ गई। डोगरा खानदान की बहू बनना शहर की हर लड़की का सपना था और वो सपना मैं जी रही थी। पर मुझे कहाँ पता था कि मेरे इस हसीन सपने में जल्द ही आग लगने वाली है। शादी के फेरे खत्म होते ही मेरी जिंदगी में वो दूसरा तूफान आया और सब कुछ तबाह करके चला गया। मेरी शादी कोई 8वें अजूबे की तरह थी। यहाँ आए सब लोग बस यही सोच रहे थे कि आखिर ये शादी हो कैसे रही है। एक तरफ कुणाल डोगरा, जिसके लिए सुंदर से सुंदर लड़कियां लाइन लगाए बैठी थी, और दूसरी तरफ मैं, जिसे कुणाल भी कॉलेज में मोटी भैंस कहकर चिढ़ाता था। कुणाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने सोच लिया था कि शादी तो उसने दादाजी के दबाव में आकर कर ली, पर शादी के तुरंत बाद ही वो पढ़ाई का बहाना बनाकर दिल्ली चला जाएगा और मुझसे पीछा छुड़वा लेगा। शादी के फेरे अभी खत्म ही हुए थे कि मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी कुणाल के दादाजी ने जोर से आवाज लगाई और अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर नायक भी वहीं शादी में आए थे। उन्होंने मुझे चेक किया और पानी पिलाकर उठाया, पर उसके बाद जो उन्होंने कहा उसने सबके होश उड़ा दिए और शादी को सन्नाटे में बदल दिया। मिस्टर डोगरा, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुन जैसे मेरी दुनिया ही थम गई, क्योंकि उस दिन तक ना ही किसी लड़के ने मुझे छुआ था और ना ही किसी से मेरा अफेयर हुआ था। मुझे लगा जैसे मुझ पर किसी ने जादू कर दिया। आखिर बिना कुछ किए मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मैंने डॉक्टर नायक से कहा, ये नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अनिका, चाहे तो तुम अभी मेरे साथ अस्पताल चलो, पर मैं पूरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी 4 महीने की। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा एक हादसा था या कोई श्राप। भगवान किसी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता था? तभी कुणाल गुस्से में उसके दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, पड़ गई आपकी कलेजे में ठंडक। ये लड़की हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी, किसी और के पाप को अपनी कोख में पालकर। कुणाल को लगा कि उसको मुझसे पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया। उसको मेरे साथ हुए इस हादसे से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी थी। पर तभी उसके दादाजी ने सब कुछ चुप करते हुए कहा, कुणाल, तुम बहू का ख्याल रखो, हम सब बाहर जा रहे हैं। कुणाल को लगा जैसे उसके दादाजी पागल हो गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझको अपनी बहू बता रहे थे। मैं भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर उसके दादाजी ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया था जो मुझे डोगरा खानदान की बहू बनाने पर इतने उतावले हो रहे थे। कुणाल के दादाजी को देख मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैंने कहा, मुझे नहीं पता मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका है। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ तक कि मुझे तो आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं। पर ये सुन कुणाल गुस्से में चीख पड़ा, तो क्या कोई भूत तुम्हारे पेट में बच्चा छोड़कर गया? मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ।
मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है। पर कुणाल को कुछ नहीं सुनना था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर धकेल दिया। मैं अपनी किस्मत को रोते हुए चलने लगी, पर मेरे पापा, सौतेली माँ या बहन कामिनी, किसी ने भी मेरा हाथ नहीं थामा। उनको तो ये सब देखकर मजा आ रहा था कि कैसे मेरे साथ हुए इस हादसे की वजह से कामिनी का रास्ता साफ हो गया। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल के दादाजी भी चुपचाप अपने रूम में चले गए। मुझे लगा मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है और मैंने मनाली शहर छोड़ दिया। मैं सीधे अपनी मौसी के यहाँ बैंगलोर चली गई। पर एक अकेली प्रेग्नेंट लड़की को रखना मेरी मौसी के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने मुझे अपने एक खाली फ्लैट में जगह दी, पर शर्त इतनी ही थी कि मुझे 24 घंटे अंदर ही रहना है। वो बस खाना देने के लिए आती और बाकी का पूरा दिन मुझे जैसे जेल में गुजारना पड़ता। पर जब 5 महीने बाद मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें देखकर जैसे मेरी सारी मुश्किलें हल हो गईं। हाँ, मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और उन दोनों को देखकर लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई। पर मेरी ये खुशी सिर्फ 2 घंटे टिकी। अचानक से नर्स मेरे पास आई और बताया कि आपके बेटे को कोई नकाबपोश चुरा कर ले गया। मैं गुस्से और दर्द से चीख उठी। क्या? कौन नकाबपोश? वो तो पता नहीं, पर जाते हुए उसने बस इतना कहा कि मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूँ। नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। पर मेरी आवाज उस 4 दीवारी में ही दब गई। मुझे लगा जैसे मैं बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं। पर तभी नर्स मेरी बेटी को लेकर आई और मेरे आंसू आग में बदल गए। मैंने उसको दुनिया मानकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और एक नामचीन न्यूरोसर्जन बनी। पर इसी दौरान मेरे साथ एक और अच्छी घटना हुई। मेरा वजन फिर से घटने लगा और मेरी खूबसूरती ऐसे वापस आ गई जैसे किसी ऋषि ने अप्सरा को अपने श्राप से मुक्त किया हो। कई बार अस्पताल में लोग मुझे डॉक्टर की जगह मॉडल समझ लेते थे। मुझे लगा जैसे मेरी बेटी मेरे लिए वरदान बनकर आई है। तभी एक दिन अस्पताल जाते हुए मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं अपनी कार लेकर सिग्नल पर रुकी थी और तभी एक BMW कार का मेरी आंखों के सामने ही एक्सीडेंट हुआ। मैं जल्दी से उतरकर वहां पहुंची तो एक आदमी सूट और ट्राउजर में ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ा था। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उसे बाहर निकाला और मैं उसकी हालत देखने के लिए नजदीक गई। पर तभी उस आदमी ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे आर्यन की स्कूल, प्लीज मेरा हाथ पकड़े रखो। इतना कहकर वो बेहोश हो गया, पर अभी भी उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। तभी एम्बुलेंस आई और मैं उसको लेकर अंदर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसको बरसों से जानती हूँ। तभी एम्बुलेंस में रहने वाले लड़के ने कहा, ये तो इंपीरियल होटल का मालिक रोहित मारवा है। मैं उसे पहली बार मिल रही थी, पर उसके चेहरे पर से साफ दिख रहा था कि वो किसी को मिस कर रहा है। मैंने उसे अस्पताल में पहुंचाया और कुछ फॉर्मेलिटीज करके अपने कैबिन में चली गई। पर दोपहर होते हुए एक आदमी की आवाज आई। तो मुझे अस्पताल पहुंचाने वाली लड़की एक फेमस न्यूरोसर्जन है। वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। रोहित मुझसे मिलने के लिए कैबिन में आया था, वो भी सर पर बंधी पट्टी के साथ। उसने बताया कि वो अपने बेटे आर्यन की स्कूल मीटिंग में जा रहा था और इसीलिए इतनी तेज स्पीड के साथ जा रहा था। मैं रोहित को एक नजर से देखे जा रही थी। उसकी शाइनी बाल, शर्ट से दिख रही उसकी परफेक्ट बॉडी। अचानक से ही मैं बोल पड़ी, बेहोशी की हालत में भी कोई इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है? मैं बोलते बोलते ही रुक गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे मुंह से ये निकल गया। पर अब देर हो चुकी थी। रोहित ने बस एक स्माइल की और निकल गया। उसके जाते ही मैं अपना सर पीटने लगी। तभी मेरे पास एक कॉल आया और उसे देखकर मैं 6 साल पीछे चली गई। फोन मेरे पापा गौतम गुलेरिया ने किया था। मैंने घबराहट में फोन काट दिया और जल्दी से घर पर रिया को फोन लगाया। मौसी ने बताया कि रिया अच्छी है और मजे में गेम खेल रही है। मौसी को सुन मेरी रुकी हुई सांसें वापस आई। मैंने अपना दिमाग शांत किया और अपने पापा को फोन लगाया। पूरे 6 साल बाद मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने उनको आखिरी बार तभी देखा जब कुणाल ने मुझे सबके सामने जलील करके बाहर निकाला था। हेलो पापा। बेटी, क्या मैं तुम्हें आखिरी बार देख सकता हूँ? पापा को ऐसे बातें करता देख मैं घबरा गई। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, बस 1 दिन के लिए देखना चाहता हूँ। मेरे लिए एक बार मनाली आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। पर मेरी रूह उसी वक्त जैसे मनाली पहुंच गई। मैंने जल्दी से टिकट करवाया और अपनी 6 साल की बेटी को साथ लेकर अपने शहर मनाली चली गई। मनाली एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, जैसे कि मेरी जिंदगी फिर से वही हादसा दोहराने वाली है। पर इस बार मुझे रिया के लिए ज्यादा डर था। मैं मेरी बच्ची पर मेरे साथ हुए हादसों की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने रिया को अपनी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी के साथ होटल इंपीरियल भेज दिया और खुद कैब में बैठकर सीधे अपने घर यानी गुलेरिया हाउस चली गई। घर के अंदर जाते ही मेरे कानों में वो सारी बातें गूंजने लगी जो मैंने बड़े होते हुए सुनी थी। पापा की डांट, सौतेली माँ के चाटे और कामिनी के ताने सब कांटों की तरह चुभने लगे थे मुझे। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा गौतम गुलेरिया अपने वकील के साथ बैठे हैं। मुझे समझ आ गया कि फोन पर जो उन्होंने बोला था वो बस एक नाटक था। पर वकील को देखकर मैंने चुप रहना ही ठीक समझा।
मेरे जाते ही वकील ने 2 पेपर्स मुझे दिए। उसमें से एक कुणाल के साथ उसके डिवोर्स के लिए थे। मैंने तुरंत ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया और टेबल पर फेंक दिया। पर जैसे ही मैंने दूसरे पेपर्स देखे, मेरे होश उड़ गए। उन पेपर्स में लिखा था कि मैं अपनी पुरानी फैक्ट्री कुणाल के नाम कर रही हूँ। ये देखकर मैं गुस्से में चीख उठी। ये क्या मजाक है? तो आपके बीमारी का नाटक करने के पीछे ये वजह थी? फिर से अपनी बेटी का घर उजाड़ने चले हो? मैंने गुस्से से पेपर्स फाड़ दिए और चलने लगी। मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि कोई बाप इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मैं दुखी होकर अपने होटल वापस चली गई। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मेरी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया कि हमारे रूम में एक पुलिस ऑफिसर आया है। एक पल के लिए तो मेरी सांसें रुक गई। मैं ये सोचकर डर गई कि कहीं किसी को मेरे मनाली आने के असल मकसद के बारे में तो पता नहीं पड़ गया। मैं जल्दी से रूम पहुंची और वहां पहुंचते ही मेरा डर सरप्राइज में बदल गया। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं, मेरे स्कूल का दोस्त पंकज था। पंकज, तुम और पुलिस ऑफिसर? हाँ अनिका, तुम तो जानती ही हो कि मेरा सपना था एक पुलिस ऑफिसर बनने का। उसने मुझे देखकर स्माइल किया और मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। वो मुझे ऐसे ही मिलने आया था। पर तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मैं वापस मनाली आई हूँ? मैंने डरते हुए पंकज को पूछ ही लिया, पर उसने मेरे बदले हुए चेहरे के हाव भाव देख लिए। वो मेरे करीब आया और धीरे से बोला, मैं तो यहाँ रागिनी वर्मा से मिलने आया हूँ। ये नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे पंकज ने मेरी चोरी पकड़ ली। अब उसके सामने सच्चाई को लाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, मैंने होटल में चेक इन रागिनी वर्मा के नाम से करवाया है। मेरे मुंह से सच सुनते ही पंकज कुर्सी पर बैठ गया और राजलक्ष्मी भी मुझे शक की नजरों से देखने लगी। तभी पंकज ने कहा, अनिका, अगर तुम मेरी किसी भी तरह से हेल्प चाहती हो तो मुझे सच बताना पड़ेगा। मैंने पंकज को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखी और मैंने कहा, मैं मनाली अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने आई हूँ, जिसे 6 साल पहले किसी नकाबपोश ने चुरा लिया था। मुझे कुणाल से डिवोर्स या मेरी पुरानी फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। मैं बोलते बोलते रुक गई। मेरे बेटे के बारे में सोचते हुए मेरी आंखें भर आई। तभी पंकज ने कहा, पर 6 साल बाद तुम उसको कहाँ और कैसे ढूंढोगी, और वो भी मनाली में, जबकि तुम्हारा बेटा तो बैंगलोर के अस्पताल से गायब हुआ था। अभी 2 दिन पहले मुझे बैंगलोर में किसी का फोन आया। उसने बताया कि वो मेरे बेटे के बारे में जानता है। मुझे लगा कोई मेरे साथ घिनौना मजाक कर रहा है, पर उसके बाद जो उसने बताया वो सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। पर पंकज, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मनाली आई हूँ? मुझे परेशान देख पंकज ने हल्का सा स्माइल किया और कुर्सी पर खड़े होते हुए बोला, तुमने अभी 2 दिन पहले जिस आदमी की जान बचाई वो मेरा खास दोस्त है, रोहित मारवा। उसके मुंह से जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मैंने तुम्हारे अस्पताल में फोन किया, पर तुम मनाली के लिए निकल चुकी थी और मैं तुम्हें मिलने यहाँ चला आया। पर जाने से पहले मैं एक और राज की बात बताना चाहता हूँ। ये होटल जहाँ तुम रुकी हो वो भी रोहित मारवा का है। इतना कहकर पंकज ने मेरे सामने अपनी पलकें झपकाई और स्माइल किया। मुझे समझ आ गया कि रोहित ने उसको हमारे अस्पताल वाली बात बता दी है। मैं कुछ बोल नहीं पाई और पंकज चला गया। इधर राजलक्ष्मी ने मेरे चेहरे के भाव को भाप लिया और मुझे चिढ़ाते हुए पूछा, मैडम, ये रोहित मारवा कौन है? और अगर वो आपको जानते हैं तो हमें होटल के लिए डिस्काउंट मिलना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसके मजाक का जवाब दे पाऊं, रूम की डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो होटल का कोई आदमी एक बड़ा सा गुलदस्ता हाथों में लेकर खड़ा था। वो गुलदस्ता रोहित ने भेजा था और उसके साथ लेटर भी था। मेरे चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी और ये देखकर राजलक्ष्मी को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। मैंने गुस्से में उसकी ओर देखा और कहा, राजलक्ष्मी, तुम दिन ब दिन आलसी होती जा रही हो। आज अस्पताल में क्या हुआ, उसकी अपडेट्स कहाँ पर है? राजलक्ष्मी का मुंह एकदम से उतर गया और वो दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही मैंने रोहित का लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं बेहोशी की हालत में हैंडसम दिखता हूँ, वो तो बता दिया, पर डिनर करते वक्त कैसा लगता हूँ वो कौन बताएगा। आज रात 7 बजे बस होटल के बाहर आ जाना, मेरी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। कितने सालों बाद किसी ने मुझसे इस तरह की बात की है। मैंने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी और उसके बाद रिया को तैयार करने लगी। तभी रिया ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसी से मिलने जा रहे हैं। मेरी बात सुन रिया खुशी से नाचने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी रिया ने कहा, ये हम पापा से मिलने जा रहे हैं। राजलक्ष्मी, यू वर राइट। मम्मी जल्दी चलो ना, मुझे पापा से मिलना है। मैंने राजलक्ष्मी को डांटा और रिया को लेकर चली गई। पर पूरे रास्ते मेरे कानों में रिया की बातें गूंजती रहीं और उनको दोहराते हुए मैं खुश हो रही थी। पर ये खुशी तूफान से पहले होने वाली शांति की थी। हम रोहित के घर के सामने उतरे और एक आदमी हमें अंदर ले गया। पर जैसे ही मैं अंदर घुसी, दीवार पर टंगे एक मास्क को देखकर मेरी रूह कांप गई। वो मास्क बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे बेटे को चुराने वाले ने पहना था। डर के मारे मेरे आंसू निकल आए और मैं बोल पड़ी, ये मास्क यहाँ क्या कर रहा है? रोहित ये सुनकर दौड़ आया, पर वो मुझे नहीं, रिया को देखकर चौंक गया। ये बच्चा, अनिका, तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है?
आखिर रोहित के घर में वो मास्क कहाँ से आया? मेरे बच्चे को चुराने वाले के साथ उसका क्या रिश्ता था? मेरी बच्ची रिया को देखकर रोहित चौंक क्यों गया? क्या वो उसे पहले भी मिल चुका है? और वो आदमी कौन था जिसने मुझे फोन करके मनाली बुलाया था? क्या इसके पीछे उसकी कोई चाल थी? कुणाल के दादाजी मेरी मुश्किल से चलने वाली फैक्ट्री के पीछे क्यों पड़े थे? आखिर उसके पीछे उनका क्या मकसद था? और सबसे बड़ी पहेली, 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो एक ही रात में मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए डाउनलोड करिए पॉकेट FM और सुनिए मेरी दिल दहला देने वाली कहानी, एक लड़की को देखा तो।